नमस्कार दोस्तों, धनवान बनने के राज के इस 5वें भाग के दूसरे हिस्से में आप सबका हार्दिक स्वागत। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं, फिर से एक बार आपको आगाह करना चाहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और एक बात कहनी है आपसे कि आप इस जो कंसेप्ट को समझ रहे हैं धनवान बनने के राज के, तो कृपया आपके कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि मैं समझ सकूं कि आप कितना समझ रहे हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं 5वें भाग के दूसरे हिस्से की तरफ, जबकि हम बात कर रहे थे बीमा के बारे में। यहां पर भाई मैं वही से शुरू करना चाहूंगा कि प्रोटेक्ट योरसेल्फ एडेक्वेटली विथ फंड। अपने आप को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखें। यदि आप सोच रहे हैं मैंने पर्याप्त बीमा खरीदा है तो मैं इस अध्याय को यही छोड़ देता हूं, कृपया नहीं कहे, क्योंकि बहुत से भारतीयों को काफी कम आंका गया है। मैंने लोकप्रिय राजनेताओं को, महान डॉक्टरों और एक्स्ट्रा कमाई करने वाले अधिकारियों की डरावनी कहानियां सुनी है जिनकी मृत्यु सरकारी अस्पतालों में हुई थी। उन्होंने अपने परिवारों के लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ा क्योंकि उनकी व्यक्तिगत निधियों को उनकी बीमारी के कारण मिटा दिया गया और उनके पास अधिक बीमा नहीं था। आपको लगता है कि होशियार पुरुष और महिलाएं बीमा खरीदने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान थे, लेकिन नहीं। राजनेता के पास महान राजनीतिक ज्ञान था, डॉक्टर के पास महान चिकित्सा ज्ञान था, मैनेजर के पास महान कारपोरेट ज्ञान था, लेकिन यह महान वित्तीय ज्ञान होने के बराबर नहीं था। तो आपको वास्तव में कितनी बीमा की आवश्यकता है? यह सूत्र है, अपने वार्षिक खर्चों को 10 से गुणा करें। यदि आप एक वर्ष में 1 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको 10 लाख रुपए की बीमा की आवश्यकता है। यदि आप एक वर्ष में 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको 50 लाख के बीमा की आवश्यकता है। यदि आप एक वर्ष में 10 लाख खर्च करते हैं तो आपको 1 करोड़ बीमा यानी इंश्योरेंस की आवश्यकता है। यह राशि क्यों? यह इस प्रकार काम करता है। समझो, हर वर्ष आप अपने परिवार की जरूरतों के लिए 5 लाख रुपए खर्च करते हैं तो आपको 50 लाख का बीमा लेना है। आपकी मृत्यु की स्थिति में आपके द्वारा छोड़े गए परिवार को बीमा कंपनी 50 लाख देती है। अब आपका परिवार तब तक उस राशि को थोड़ा थोड़ा करके खर्च कर सकता है जब तक कि वह राशि खत्म ना हो जाए, या आपका परिवार पूरी राशि को एक फंड में निवेश करके वित्तीय रूप से बुद्धिमान हो सकता है जो प्रति वर्ष 10% कमाता है। आप उन्हें एक वर्ष में 5 लाख रुपए देंगे। यदि आप नोटिस करते हैं तो वही राशि है जो आपके परिवार के जीवित रहते हुए आप खर्च कर रहे थे। इसलिए वह पैसे आपने फैमिली के जीवन के बाकी हिस्सों के लिए प्रदान किए हैं। क्या यह प्यारा नहीं है? अब वहां ढेर सारे बीमा उत्पाद हैं, तो बड़ा सवाल यह है कि आपको किस तरह की बीमा की जरूरत है। यह आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं को और आप किस उम्र में है इस पर निर्भर करता है। अब आप जिन विविध स्थितियों में हैं उनके लिए कई बीमा उत्पाद है, इसलिए अन्वेषण करें। सलाह का एक शब्द, यदि आप अपना सारा पैसा उसमें लगा दे तो जीवन बीमा पूरी तरह से एक चिरफार हो सकता है। हाँ, आपको पूरे जीवन में बीमा की थोड़ी जरूरत है। बीमा 65 वर्ष की आयु तक ठीक है। हम में से अधिकांश के लिए सबसे अच्छा बीमा जीवन बीमा है। यह पूरे जीवन की तुलना में बहुत सस्ता है और आप बाकी पैसे बाकी निवेश वाहनों में निवेश कर सकते हैं, जिनकी मैं इस वीडियो में बाद में चर्चा करूंगा। अपने लिए अच्छे स्वास्थ्य बीमा की भी तलाशी करें। जब आपको अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो तो आपको पैसे के लिए हाथापाई नहीं करनी पड़े, और अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों के लिए अन्य बीमा उत्पाद प्राप्त करें।
यह आपका लक्ष्य है। आप स्वबीमित होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका पैसा साल दर साल बढ़ता रहे, जहां तक आपको बीमा की जरूरत नहीं है। आप उसे कैसे करते हैं? अपनी खुद की सेवानिवृत्ति निधि को बढ़ाकर, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अपनी सुरक्षा पर्याप्त रूप से करें। पिछले भाग में मैंने कहा कि जीवन में दो समस्याएं थी, बहुत कम उम्र में मरना और बहुत लंबा जीवन जीना। बहुत सारे युवा मृत्यु की पहली समस्या के लिए बीमा करवा रहे हैं। लंबे समय तक जीवन रहने की दूसरी समस्या के लिए समाधान है कि अब अपनी सेवानिवृत्त निधि का निर्माण करना है। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों पर किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, पहली बात, around 40% people have to keep on working to survive। यानी कि लगभग 40% लोगों को जीवित रहने के लिए काम करना पड़ता है। मुझे 90 साल तक काम करना पसंद है, मुझे कोई हर्ज नहीं है। लेकिन क्या 70, 80 या 90 साल तक काम करते इसलिए रहना है ताकि मुझे खाने को मिले? क्या होगा अगर मेरा स्वास्थ्य मेरी नौकरी के साथ नहीं रह सका? लेकिन यह लाखों लोगों के साथ इस तरह का जीवन आज भी है। दूसरी चीज है, लगभग 30% जीवित रहने के लिए अपने रिश्तेदारों पर निर्भर रहते हैं। 30% लोग। मुझे लगता है कि जिन भी माता पिता से मैंने बात की है, वे अपने बच्चों के लिए बोझ नहीं बनना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि आजादी के लिए हमारे अपने पैसे हो, ताकि हम वही कर सके जो हम अपने बुढ़ापे में करना चाहते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आपको बच्चों से हर महीना पैसे मांगने पड़ रहे हैं, लेकिन यही आज लाखों उम्र बढ़ने वाले माता पिता को हर दिन के लिए करना पड़ रहा है। तीसरी चीज है, लगभग 10% लोग जीवित रहने के लिए केवल अपने पेंशन फंड पर निर्भर करते हैं। इससे खाना तो मिल जाएगा, लेकिन बाकी जरूरतें पूरी नहीं होती है। चौथी चीज है, 8% लोग जीवित रहने के लिए धर्मार्थ संस्थाओं पर निर्भर रहते हैं। आप उस तरह के लोगों को पाएंगे जो धर्मार्थ संस्थाओं की देखभाल में समाप्त हो जाते हैं। यह सेवानिवृत्त कपड़े धोने वाली महिलाएं, सेवानिवृत्त घरेलू सहायक और सेवानिवृत्त किसान है जो बूढ़े और दरिद्र हो गए हैं। यह आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन धर्मार्थ संस्थानों के पास सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल, सेवानिवृत्त पुस्तक लेखक, सेवानिवृत्त यांत्रिकी भी होते हैं। जीवन भर शायद लाखों कमाने के बाद उन्होंने खुद को घर के बिना पाया और अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, 2% लोग, सिर्फ 2% आर्थिक रूप से स्वतंत्र है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जब आप 65 तक पहुंचे तो आप इस 2% का हिस्सा बनने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो। और मुझे इस छोटा समूह का हिस्सा बनने का केवल एक ही तरीका पता है, अपनी सेवानिवृत्ति निधि का निर्माण अभी करें। यदि आप 30 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष की आयु के हैं तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अब आपको अपनी सेवानिवृत्ति निधि का निर्माण शुरू करना है। कल नहीं, अगले हफ्ते नहीं, अगले साल नहीं, लेकिन अब। अगले कुछ अध्यायों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे, लेकिन अपनी सेवानिवृत्ति निधि बनाएं अभी। आप जो भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा आपके पास रखने के लिए होता है, और यदि आप पैसे नहीं बचा सकते तो महानता के बीच आप में नहीं है। क्या आप स्थायी रूप से गरीब व्यक्ति की सामान्य आदत को जानते हैं? अपना वेतन प्राप्त करने के बाद वह तुरंत अपने बिलों का भुगतान करते हैं। गलत कदम है। यह अमीर लोग और संभावित रूप से समृद्ध लोग क्या करते हैं? अपना वेतन प्राप्त करने के बाद वे पहले बचत करते हैं और फिर अपने बिलों का भुगतान करते हैं। मेरा सुझाव है कि आप अपना पहला 10% भगवान को दें। बाद में इस पर अधिक बात करते हैं।
अगले 20% को अपनी सेवानिवृत्ति निधि के रूप में दे और अपनी आय के 70% पर रहे। मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हैं। क्या तुम पागल हो? मैं यहां 70% पे कैसे रह सकता हूं? मैं अब अपनी आय के 110% पर हूं। यहां मेरा जवाब है, जहां इच्छा है वहां मार्ग है। यदि आप वास्तव में कुछ चाहते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं है। क्या आप उन 2% लोगों का हिस्सा बनना चाहते हैं जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र है? तो यह कीजिए। इसके अलावा बाद के अध्यायों में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं। फिर आपकी आय का 70% भाग पर रहना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन अभी मैं चाहता हूं कि आप बैठकर लिखें कि आपकी आय का 10-20% कितना है। इसे स्वचालित बनाइए। अगर आपको ये करना है तो अपने आप को पोस्ट डेटेड चेक लिख ले। महीने के बाद हर महीने यह हो। हर बार जब आप अपना वेतन प्राप्त करते हैं तो 20% निकाले और इसे अपनी सेवानिवृत्ति निधि में डाल दें। अकाल हमेशा आएगा, तो इसकी तैयारी करो। इन्वेस्ट एज अर्ली एज यू कैन। जितनी जल्दी हो सके निवेश करें। वास्तव में तो बहुत महत्वपूर्ण सबक है। एक, पहले आप जितना बचाएंगे उतना ही बेहतर होगा। 2, आपको यह जानना होगा कि आपकी बचत कहाँ निवेश की जानी चाहिए। बैंक हमारे आपातकालीन धन और व्यापार निधि डालने के लिए अच्छे स्थान है, लेकिन कभी भी अपनी सेवानिवृत्ति और लंबी अवधि की बचत को यहां न रखें। यह काम मत कीजिए। मैं कुछ देर में समझाऊंगा क्यों। पहले बचाओ और बाद में खर्च करो। जब मैं एक बच्चा था, मुंबई के एक बस की सवारी की कीमत 25 पैसे थी। आज एक बस की सवारी 10 रुपए में खर्च करती है। 10 रुपए का खर्चा आता है। क्या हुआ? एक शब्द में मुद्रास्फीति या महंगाई। समय के साथ आपका पैसा अपनी क्रय शक्ति खो देता है। कितना? यह लगभग 7% यानी 7% खो देता है। क्या अब आप देखते हैं कि अपनी बचत को बैंक में रखना कितना व्यर्थ है? इस रूप में एक प्रमुख बैंक के एक बचत खाता आपको 1% ब्याज का वादा करता है, जबकि एक समय जमा राशि 5% ब्याज का वादा करती है। ये मुद्रास्फीति या महंगाई से लड़ने के लिए पर्याप्त नहीं है। वर्ष के अंत में क्रय शक्ति में आपका पैसा अभी भी कम हो जाएगा। तो आपको क्या करना चाहिए? यह कुंजी है। अपने सेवानिवृत्ति कोष से अपने आपातकालीन फंड को अलग करें। अपनी आपातकालीन निधि को अपने वेतन के लगभग 3 से 6 महीने बैंक में रखें। यह त्वरित निकासी के लिए है, लेकिन आपका रिटायरमेंट फंड नहीं। जब पैसे की बात आती है तो इस दुनिया में वास्तव में केवल 3 प्रकार के लोग हैं। स्पेंडर यानी खर्चालू, सेवर यानी बचत करने वाला, और इन्वेस्टर यानी निवेशक। और दुख की बात है कि इन तीनों में से केवल एक पैसों के इस खेल में जीतेगा। आप कौन से हो? ढूंढते हैं। एक कहानी के माध्यम से उनसे मिलते हैं। जॉन, जॉनी, जनार्दन सेल्समैन थे तीनों। उन तीनों ने एक बड़ा सौदा किया और उनकी कंपनी ने उनमें से प्रत्येक को 1 लाख रुपए का कमीशन चेक दिया। वे पूरी तरह से अपनी किस्मत से हैरान हो गए थे, लेकिन उन्होंने अपने पैसे का इस्तेमाल बहुत ही अलग अलग तरीके से किया। क्योंकि जॉन एक स्पेंडर था, जॉनी एक बचत करता था और जनार्दन एक इन्वेस्टर था। पहला देखते हैं, स्पेंडर यानी खर्च करने वाला। जॉन स्पेंडर था। अपना चेक प्राप्त करने के बाद जॉन ने उसे एनकैश किया
और सीधे एक फैंसी रेस्तोरां में गया और अपने सभी दोस्तों को अपना सौभाग्य मनाने के लिए यानी लक सेलिब्रेट करने के लिए उसने आमंत्रित किया। उस दिन के बाद में उन्होंने खुद को एक नया हाईटेक सेल फोन, ट्रेंडी कपड़े और एक नई जोड़ी डिजाइनर जूते खरीदे। अगले दिन वह गोवा के लिए छुट्टी मनाने चला गया। 3 दिनों में जॉन के पास 1 लाख रुपए कमीशन से कुछ भी नहीं बचा था। यह उन लोगों की जीवन कहानी है जो कई साल काम करने के बाद उनके पास कोई बचत नहीं है, लेकिन उनके पास कई क्रेडिट कार्ड के कर्जे जरूर होते हैं। हम हर जगह स्पेंडर्स देखते हैं और मुझे आशा है कि आप उनमें से एक नहीं होंगे। दूसरे है सेवर्स यानी बचत करता। जानी सेवर था। जानी अपने 1 लाख रुपए के चेक के साथ सीधे बैंक गए। उन्होंने बैंक टेलर से संपर्क किया और कहा, मिस, मैं लंबे समय तक अपने पैसे को नहीं छूने की योजना बना रहा हूं। यह 1 लाख रुपए है, आप मुझे कितना ब्याज देंगे? उसने सर हिलाया और कहा, इससे टाइम डिपॉजिट खाते में डाल दीजिए, हम आपको 1 वर्ष में 5% ब्याज देंगे, वही उच्चतम हम आपको दे सकते हैं श्रीमान। ठीक है, वह सहमत हुए, जमा पर्ची पर हस्ताक्षर किए और खुश होकर बाहर चले गए। 36 साल बाद वह 65 साल का था। उन्होंने 60 साल की उम्र में संन्यास लिया, अपना रिटायरमेंट पैकेज हासिल किया, उसे 5 साल में खर्च किया और अब वो पूरी तरह से टूट गया। तब उसे वह समय याद आया जब उन्होंने अपने बैंक का दौरा किया था और पैसे डिपॉजिट किए थे। उन्होंने तुरंत बैंक चले गए, उसी हितेशी टेलर को देखा, कहा, हाय, मैंने कुछ 36 साल पहले 1 लाख रुपए जमा किया था, उन्होंने कहा, और अब मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। अब यह कितना है? बस 1 मिनट सर। उसने कंप्यूटर पर देखा और कुछ मिनटों के बाद देखा और कहा, सर, अब आपके पास 4 लाख रुपए है। रिटायर्ड सेल्समैन ने जोर से झांका। 36 वर्षों के बाद यह केवल 4 लाख हो गया? शायद आपने कोई गलती की हो मिस। तो सामने से आवाज आया, मैं अब कोई मिस नहीं हूं श्रीमान, और नहीं कोई गलती नहीं की है। मुझे बचतकर्ताओं पर दया आती है। बचत करने वाले अनुशासित, ईमानदार लोग होते हैं, लेकिन सेवर्स कभी भी पैसे के खेल में नहीं जीतते हैं। इन्वेस्टर्स, निवेशक। जनार्दन इन्वेस्टर थे। वह सीधे बैंक नहीं गए, वह उस जगह गए जहां बैंक अपना पैसा लगाता है। दूसरे शब्दों में उन्होंने बैंक को दरकिनार कर दिया। 3 सेल्समैन में से केवल जनार्दन ने अपने वित्तीय आईक्यू को बढ़ाया। उन्होंने सीखा कि बैंक म्यूचुअल फंड, बॉन्ड फंड, इक्विटी फंड और स्टॉक जैसे निवेश वाहनों में अपने पैसे का एक हिस्सा डालते हैं। तो उसने सोचा, अगर यह उनके लिए अच्छा है तो मेरे लिए क्यों नहीं? इसलिए जनार्दन को देश के सबसे अच्छे म्यूचुअल फंड निवेश करने के लिए शोध और उनमें से एक का भेंट करने में कुछ दिन लग गए। वह डेस्क के पीछे की महिला से संपर्क करता है और कहता है, मैंने पहले कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन मैं म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहता हूं, आप मुझे कितना ब्याज देंगे? महिला ने अपना सर हिला दिया। बैंकों के विपरीत हम अपनी ब्याज दरों की गारंटी नहीं देते, वे बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर करते हैं। जनार्दन ने कहा, क्या यह डरावना नहीं है? यह है। यदि आप केवल थोड़े समय के लिए निवेश करने की योजना बनाते हैं, लेकिन अगर आप इसके बारे में लंबी निवेश के बारे में सोचते हैं और भूल जाने की योजना बनाते हैं, तो यह डरावना नहीं होगा। पिछले वर्षों की तरह हमने अपने निवेशकों को औसतन 9% से 12% की वृद्धि दी है। हाँ, मैं लंबी अवधि के लिए निवेश करने की योजना बना रहा हूं, जनार्दन कहते हैं, लेकिन क्या मुझे आपके म्यूचुअल फंड में शामिल होने के लिए लाखों रुपए का निवेश करना होगा? मेरे पास लाखों नहीं है। वह हंसी और उसने कहा, सर, कम से कम निवेश 5,000 रुपए का है। उसकी आंखें उभर गई। क्या इतना छोटा?
फिर कोई भी निवेश कर सकता है। म्यूचुअल फंड महान तुल्यकारक है। कुछ इसे अमीरों का रहस्य कहते हैं, जो अब गरीबों के लिए उपलब्ध है। बैंक लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन हम करते हैं। जो बैंक में 50 लाख रुपए डालते हैं, उसे 5,000 रुपए रखने वाली व्यक्ति की तुलना में अधिक ब्याज मिलता है। लेकिन म्यूचुअल फंडों में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 5 लाख या 5,000 रुपए लगाते हो, आप उतना ही ब्याज कमाते हैं। यह अविश्वसनीय है। जनार्दन कहते हैं, लोग इस बारे में क्यों नहीं जानते? उसने कहा, भारत में 1% से कम भारतीय म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जबकि 99% बैंकों में निवेश करते हैं। लेकिन आज अमेरिका में 70% म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, जबकि 30% लोग केवल बैंकों में निवेश करते हैं। भारत अमेरिका से 30 साल पीछे है, लेकिन हम वहां पहुंच रहे हैं। इसलिए जनार्दन ने अपने 1 लाख रुपए का निवेश किया और खुश रह गए। 36 साल बाद 65 साल की उम्र में जनार्दन अपना निवेश वापस चाहते थे, इसलिए वह उसी म्यूचुअल फंड कंपनी में चले गए और उसी महिला को अब डेस्क के पीछे देखा। उन्होंने उससे पूछा, पिछले 36 वर्षों में मेरे निवेश का किराया कैसे हुआ है? महिला ने कहा, प्रामाणिकता से कहे तो बुरे साल और अच्छे साल थे। कुछ वर्षों में आपके पैसे केवल 7% गए, लेकिन ऐसे महान वर्ष थे जब आपके धन ने 20% से भी ज्यादा रकम कमाई। पिछले 36 वर्षों में आपने एक वर्ष के में औसतन 12% प्राप्त किया। तो जनार्दन ने पूछा, क्या हुआ अच्छा है? मेरे रिकॉर्ड के अनुसार हाँ, वह मुस्कुराई। आपका मूल 1 लाख रुपया अब 40 लाख हो गया है। आप मुझे बताएं कि क्या यह अच्छा है? उसने पलक झपकते कहा, वाह बहुत अच्छा है। जनार्दन ने कान तक मुंह फैलाकर हंसते हुए कहा, दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि बैंकों के पास अच्छी ऊंची महंगी इमारतें क्यों है। वे आपके 1 लाख रुपए लेते हैं और उसे एक निवेश वाहन में निवेश करते हैं, जहां वे 64 लाख कमाते हैं। फिर 4 लाख आपके पास वापस आ जाते हैं। उन्होंने कितना कमाया? 60 लाख। तो अगली बार जब आपका बैंक आपको 1 लाख रुपए जमा करने के लिए एक कप कॉफी ऑफर करता है, तो महसूस करें कि उस कप की कीमत 60 लाख रुपया है। यह मेरा बड़ा सवाल है, कम से कम अपने रिटायरमेंट फंड के लिए बैंकों को बाईपास क्यों नहीं करना चाहिए? आप अपने पैसे का वहां निवेश क्यों नहीं करते जहां बैंक अपने पैसों का निवेश करते हैं? आप ऐसा कर सकते हैं, कोई भी ऐसा कर सकता है। बॉन्ड फंड, म्यूचुअल फंड, इक्विटी फंड और स्टॉक जैसे निवेश वाहनों के विशिष्ट विवरण के लिए मैं चाहता हूं कि आप अपना खुद का शोध करें। अपना सेवानिवृत्ति कोष बैंक में ना रखें। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, हमें स्कूल में वित्तीय साक्षरता नहीं सिखाई जाती है। अपनी सोच को बदलने और आर्थिक रूप से साक्षर बनने में बहुत मेहनत और समय लगता है। आप वित्तीय साक्षरता कैसे प्राप्त करते हैं? वित्तीय साक्षरता के लिए मैं जो सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले रीड बुक्स एंड अटेंड सेमिनार्स ऑन मनी। पुस्तक पढ़े और धन पर सेमिनार में भाग ले। मैं रिच डैड पुअर डैड या रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित किताब की सिफारिश करूंगा। हिंदी भाषा में भी उपलब्ध है। साथ साथ थॉमस स्टैनली द्वारा मिलियनर नेक्स्ट डोर, रॉबर्ट एलन द्वारा मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स पुस्तकों की भी सिफारिश करूंगा। यहाँ यूट्यूब पर मेरी 18 भागों की श्रृंखला है, पैसे को आकर्षित करने का अद्भुत रहस्य, उसे भी जरूर सुने। सेकंड है, अखबार का बिजनेस सेक्शन पढ़े। मुझे याद है, मैं सिर्फ हेडलाइंस देखता था और सीधे कॉमिक्स और मूवी सेक्शन में चला जाता था। मैंने कभी भी बिजनेस सेक्शन नहीं खोला, बड़ी गलती। आज से उस अनुभाग में प्रत्येक लेख को आप पढ़े। हाँ, भले ही आप जो पढ़ रहे हैं उसका 90% समझ में ना आए, कोई बात, लेकिन पढ़े।
उन शब्दों को रेखांकित करें जिन्हें आप नहीं जानते हैं। कैश फ्लो, पोर्टफोलियो, लाभांश, बुल मार्केट, मॉर्गेज, इन शब्दों को, और पूछते रहे। तीसरा, वॉलेंटियर इन स्मॉल बिजनेसेस, एक छोटे व्यवसाय में स्वयं सेवक बने। यह मेरा सबसे महत्वपूर्ण सुझाव हो सकता है। हैंड्स ऑन ट्रेनिंग जैसा कुछ नहीं है। वीकेंड के दौरान टीवी देखने या वीडियो गेम के साथ खेलने के बजाय एक निर्यात कंपनी या एक रिटेल स्टोर या एक हार्डवेयर या एक ट्रेडिंग फर्म में काम करें। उन्हें बताएं कि उन्हें आपको भुगतान नहीं करना है, बस आप मदद करना चाहते हैं। लेकिन वहां काम करके आप 1 टन सामग्री सीखेंगे जो आप कहीं और नहीं सीख सकते। चौथा है, फाइनेंशियल मेंटर को ढूंढे। मैंने पहले इसका उल्लेख किया है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है, मैं इसे फिर से कहूंगा। ऐसे लोगों की तलाश करें जो आर्थिक रूप से सफल हो। उन्हें बुलाओ, उनसे पूछे कि क्या आप उन्हें दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित कर सकते हैं। उन्हें एक पार्क में ले जाए और बैग में 2 सैंडविच लाए। उस दोपहर के भोजन में पूछे कि वे अमीर कैसे बने, उनकी सफलता के रहस्य को पूछे। अंत में उनसे पूछे कि क्या वे आपको अपने व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं और कुछ गुर सिखा सकते हैं। पांचवा, साइड पर अपना लघु व्यवसाय शुरू करें। मेरा सुझाव है कि आप एक छोटा सा व्यवसाय शुरू करें। सैंडविच बेचना, नींबू पानी बेचना, सेलफोन कार्ड बेचना, कुछ भी बेचना, या एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन करें, एक कैंडी मशीन में निवेश करें, सामान किराए पर ले, और अगर आप पहली बार असफल होते हैं तो चिंता ना करें और दूसरी बार करें और तीसरी बार, क्योंकि अब जो महत्वपूर्ण है वह वही है जो आप सीखते हैं, न कि आप क्या कमाते हैं। बस कोशिश करते रहिए, पढ़े, सुने और अभ्यास करें। दोस्तों, आशा है आपको इस भाग में जीवन आवश्यक जानकारी मिली हो। अगर हाँ, तो कमेंट भी जरूर लिखिए, जिससे मुझे पता चले कि जो मैं कहना चाहता हूं आप वही समझ रहे हैं। मिलते हैं अगले भाग में निवेश के तेज वाहनों का पता लगाने के लिए। तब तक शुभमस्तु।